आपके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा में किस तरीके से कैंसर को डिफाइन किया गया है? आपकी जो बॉडी है वो 3 दोषों से बनी हुई है, वात, पित्त और कफ। जो सेल डैमेज हो जाता है तो वो अल्टीमेटली आगे चल के क्या करते हैं कि वो जो सेल है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को हैम्पर करते हैं, और जब वो चेंज होता है दैट इज कैंसर। तो आपके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा कितना इफेक्टिव है इन डीलिंग विद कैंसर्स या फिर किसी भी टाइप की क्रॉनिक डिजीज में? कौन सी स्टेज में आयुर्वेदा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या फिर आप रिकमेंड करेंगे हाँ अभी दिस इज द स्टेज वेयर आयुर्वेदा वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू? दैट इज कि जब वो पूरी बॉडी में फैल चुका है, पेशेंट इज सफरिंग वेरी मच, उस केस में आयुर्वेदा वर्क्स बहुत अच्छे से उसको एक तरह से रिजुविनेट करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए। सर बहुत सारे लोग आज के टाइम पे जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं सपोर्टिव सप्लीमेंट्स जैसे कि बॉडी रिवाइवल। तो बॉडी रिवाइवल जो है अभी जिससे रिसेंटली क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ और उनके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। बॉडी रिवाइवल जी, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ किए, दे आर एक्सेलेंट। सो अभी जैसे हम बात कर रहे थे बॉडी रिवाइवल, तो इनको किया गया ICMR गाइडलाइन और CTRI के तहत रजिस्टर किया गया। तो ये जो साइंटिफिक वैलिडेशन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं? साइंटिफिक वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। नमस्कार। तो बेसिकली सर एज आई सेड कि आपके पास 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है उसको बहुत सारा बेनिफिट आज मिलने वाला है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप आयुर्वेदा फिजिशियन है, तो आपके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा में किस तरीके से कैंसर को डिफाइन किया गया है? देखिए, कैंसर को डिफाइन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि दोष, धातु और मल क्या होते हैं। जी, आपकी जो बॉडी है वो 3 दोषों से बनी हुई है, वात, पित्त और कफ, और साथ में 7 धातुओं से, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुओं से जब बनती हैं तब वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। जी। अर्बुद जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अर्बुद के नाम से रखा गया है आयुर्वेद के अंदर कैंसर को, विच इज़ व्हाट पर्टिकुलर जो सेल डैमेज हो जाता है। अगर आप बहुत लोकल लैंग्वेज में समझना चाहें कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग सेल की होती है वो ना होके उसमें मॉडिफिकेशन होना शुरू हो जाए, उसमें चेंजेस शुरू होना शुरू हो जाए। तो जब भी अगर वात में वात दोष, पित्त या कफ दोष बॉडी के अंदर जो रहते हैं उनके अंदर विषाक्तता आती है या उसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है, या फिर अपनी रस, रक्त, धातुएं जो भी हैं उनके अंदर अगर डिफरेंसेस आते हैं, तो वो अल्टीमेटली आगे चल के क्या करते हैं कि वो जो सेल है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को हैम्पर करते हैं, और जब वो चेंज होता है दैट इज कैंसर। तो आप पर्टिकुलरली अर्बुद से इसको समझ सकते हैं, या फिर जो दोषों की समस्थिति का बिगड़ना होता है जी। वो अल्टीमेटली आगे चल के लॉन्ग टर्म में क्या करता है, कैंसर को डेवलप करता है या कैंसर कॉजिंग सेल्स को डेवलप करता है, जो फर्दर आसपास के जो सेल्स होते हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अर्बुद इज अ क्लासिफिकेशन जो आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली कैंसर के लिए कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली सर ये जो वर्ड है कैंसर बहुत सारे लोगों के लिए इट्स लाइक अ नाइटमेयर, और जब सुनने में आता है कि अच्छा कैंसर डायग्नोज हुआ है तो इट फील्स लाइक कि लाइफ एंड हो गई है। बट नहीं, आज आपको पूरे पॉडकास्ट के इस पूरे एपिसोड में ये पता चलेगा कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट। तो अभी मैं आगे आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनको अगर हम अर्ली पता चल जाए तो मे बी शायद इस घातक बीमारी से बचा जा सके? देखिए, उससे जैसे जब भी किसी की कैंसर अगर डिटेक्ट होता है वो इस तरह से नहीं होता है कि आप रात को सोएं सुबह आपको कैंसर डिटेक्ट। ओके, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जो कि आप सिम्टम्स को इग्नोर करते चलते हैं और वो बॉडी सिम्टम्स शो करती है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में व्याख्या जब करी गई थी तो वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों का जब विषमता होती है तो बॉडी के अंदर सिम्टम्स शो होते हैं। आपकी रस धातु इस पर्टिकुलर में थोड़ा सा वो बता देता हूँ इसके अंदर भी, ताकि और क्लैरिफाई हो जाए। जो भी अपनों ने भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी अपनों ने फूड इंटेक किया है, उससे जो भी फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज रस धातु, जो कि पर्टिकुलरली पूरी बॉडी में सर्कुलेशन या नरिशमेंट करता है जी। उससे देन ब्लड का फॉर्मेशन होता है, देन इट मसल्स का, बोन्स का, इन सब का डेवलपमेंट होता है। तो जब भी धातु में विषामता शुरू होती है तो बॉडी कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो करती है। पर आजकल क्या होता है कि इतनी बिजी लाइफस्टाइल है कि लोग इग्नोर करते हैं, पर्सन्स टेंड टू इग्नोर द सिम्टम्स जो कि शो कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जिस भी स्टेजेस के लिए आते हैं वो अपने आगे डिस्कस करेंगे, बट वो अगर उनकी हिस्ट्री टेकिंग की जाती है तो उनके सिम्टम्स बहुत पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर वो अभी 2 साल बाद में आए हैं तो 2-3 साल से शुरू हो चुके होते हैं, जिसको वो लगातार इग्नोर करते रहते हैं, जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। जैसे उसमें सिम्टम्स में अगर आप ये समझिए, बार बार फीवर आना बॉडी के अंदर बिना किसी कारण से, आपकी CBC नॉर्मल आ रही है, आपकी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, जो इन्वेस्टिगेशंस में अपने फर्दर डिस्कस करेंगे, बट फिर भी बॉडी फीवर शो कर रही है रिकरेंट, हर 15 दिन से, हर 20 दिन से कर रही है, तो दैट मीन्स बॉडी इज़ शोइंग सिम्टम्स कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट जो बॉडी के अंदर हो रहा है,
देयर सम मेटाबॉलिक चेंजेस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, बट अपने उसको इग्नोर करते हैं। उसके साथ में अगर आपका किसी भी पर्सन का अगर वजन लगातार बढ़ता है, अगर कम होता जा रहा है, अगर 1 महीने में 5-6 kg वजन कम हो रहा है सब कुछ खाते हुए भी, तो फॉर श्योर उसका रीज़न ये है कि जो भी आप खा रहे हैं वो आहार रस बना नहीं पा रहा है। और जब आहार रस नहीं बना पा रहा तो जो न्यूट्रिशन, जो वैल्यूज़, जो प्रोटीन का पार्ट उस सेल्स को मिलना चाहिए वो मिलना कम हो जाता है। और जब वो मिलना कम होता है तो डैमेज अल्टीमेटली शुरू हो जाता है। तो जैसे सिम्टम्स में रिकरेंट फीवर हो गया है, अचानक से वजन कम होना, बहुत बार ये होता है कि पेशेंट कंप्लेंट ये करते हैं कि मुझे पहले हर 15 दिन में 20 दिन में स्टूल में ब्लड दिखता था या स्टूल में डिस्कलरेशन रहता था। तो वो डेफिनेटली सिम्टम है कि इंटरनल ब्लीडिंग है, जो बॉडी हील करती है बट वो वापस से बार बार रिकरेंट हो रहा है। तो जब भी ऐसे सिम्टम्स दिखे तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। त्वचा का कलर अचानक से बदल जाना, बहुत बार अपने देखते हैं कि एक बहुत ही फेयर टोन पर्सन है एंड सडनली आफ्टर 2-3 मंथ्स वो बहुत ही ज़्यादा डल दिखने लग जाता है। जब उससे कारण पूछते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे सब ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, अच्छे से सब चल रहा है, बट क्योंकि वो डिस्कलेशन दिख रहा है, बॉडी ये शोइंग सिम्टम्स। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख के चलना चाहिए कि आपकी बॉडी शो क्या कर रही है, आपको बताना क्या चाह रही है। और ये जो स्ट्रक्चर है सारा, दोषों से ले लीजिए या धातुओं से, दिस इज़ वेरी नरिश्ड पर्टिकुलर। ये जहाँ पे भी चेंजेस होंगे आपकी बॉडी में सबसे पहले पता चलेगा। अभी अपने जब स्टेजेस के आगे डिस्कस करेंगे, पेशेंट टेंड टू से, और उनको भी फील होता है कि बॉडी में ये चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं जब भी कीमो या रेडिएशन थेरेपी से जा रहे होते हैं। तो जो खुद के शरीर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो खुद से अच्छा कोई नहीं बता सकता जी। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलें। जब भी आपकी बॉडी के अंदर सडन चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे मैंने बताया वजन अचानक से बढ़ रहा है, स्किन का डिस्कलरेशन शुरू हो रहा है, स्किन ड्राई होनी शुरू हो रही है, डेफिनेटली किसी और सिम्टम से रिलेटेड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कैंसर से रिलेटेड हो, बट उसके लिए आपको लुकआउट करना चाहिए। आप कितना भी लाइफस्टाइल में बिजी हैं, बट खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ट्रू। तो दीज आर द सिम्टम्स जो ध्यान में रखने चाहिए। ओके तो बेसिकली वो जो छोटे छोटे से सिम्टम्स होते हैं जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वही सिम्टम्स जो हैं कहीं ना कहीं बाद में रूप ले लेते हैं कैंसर का। ओके लेकिन ऐसे कोई स्क्रीनिंग या कोई ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको अगर हम रेगुलर करवाएं तो माइट भी पॉसिबल कि हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें? डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो साइंस होते हैं, जैसे मैंने सिंपल स्किन का बताया जी, तो ये कोई भी रक्त की दुष्टि हो सकती है, मींस स्किन डिजीज हो सकता है, दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ सोरियासिस आल्सो। बट अगर आपकी बॉडी शो कर रही है तो आपको उसकी जांच करवानी चाहिए। एक सिंपल ये होता है कि जिनसे भी जैसे पेशेंट्स आते हैं, कोई बीमार है तो डेफिनेटली वो जांच कराएगा, बट अगर उनके रिलेटिव्स हैं, कोई साथ में आया है, उनको हमेशा ये थॉट्स रहते हैं कि जब तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुई मैं जांच नहीं करवाऊँ। एक फेयर ऑफ डिटेक्शन एक चीज़ होती है, फेयर ऑफ डिटेक्शन कि आज अगर मैं कोई चीज़ जांच करवा रहा हूँ, कुछ ना कुछ बॉडी में निकल जाएगा जी, बट उससे डरने के बजाय ऐसा है कि आप उसको एक्नॉलेज करें। जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट आप ये समझिए कि हर 6 महीने में, ठीक है, एक ये रूल मैं सबको बताता हूँ, हर 6 से 10 महीने के बीच में आपके ब्लड टेस्ट कंप्लीट होने चाहिए। ब्लड टेस्ट, और मैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ, ब्लड टेस्ट में जैसे आप सीबीसी कंप्लीट करवाइए, आप एलएफटी करवाइए, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाइए, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस चेक करवाइए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपकी बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है, या जो भी आप खा रहे हो वो आपके न्यूट्रिशियस वैल्यू के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके साथ में कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे फीमेल्स के लिए अगर देखते हैं तो पेप्समियर टेस्ट होता है जो रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड रहता है। साथ में अगर ब्रेस्ट के लिए हो रहा है तो CA-125 मार्कर टेस्ट होता है, बट वो स्पेसिफिकली तब जब आपके पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखने शो हो जाए। अगर आप जनरलाइज देखें तो सब CA मार्कर और ये नहीं करवाएंगे, बट जनरलाइज एक रूल सबको ही बनाना चाहिए कि 6 महीने से 10 महीने के बीच में आपको एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट आपकी बॉडी का करवाना चाहिए। इधर उससे भी अच्छी चीज़ ये है, आप एक अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य को देखिए जो आपको नाड़ी परीक्षा अच्छे से करवा सके। अगर आपके सपोज रक्त की दुष्टि है तो वो रक्त की दुष्टि नाड़ी से बता सकता है। अगर आपके शरीर में एसिडिक नेचर बढ़ा हुआ है मतलब वो पित्त दोष बढ़ा हुआ है जी। तो अगर आप अच्छे नाड़ी वैद्य को जानते हैं जो आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, तो अलॉन्ग विद दीज सिम्टम्स ऑल्सो और इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो वो आपको कंफर्मेशन कर सकता है या बिना इसके भी बता सकता है कि आपके ये प्रॉब्लम है, इसका डिटेक्शन होना चाहिए। तो रेगुलर स्क्रीनिंग के अंदर आप ब्लड टेस्ट सिंपल, अगर आप 6 महीने या 10 महीने के अंतराल से 1 साल भी अगर हो जाता है बिना किसी बीमारी के तो भी आप करवाइए। पर्टिकुलरली हर 2 या 3 महीने में आपके आसपास या जो भी नियरेस्ट वैद्य हैं जिसको नाड़ी का ज्ञान अच्छे से होता है, सिम्टम्स को देख के नहीं, जो नाड़ी को देख सके, उनको जाके डेफिनेटली एक बार विजिट करना चाहिए और नाड़ी परीक्षा करवानी चाहिए। ओके सर, मैं अगला सवाल जो भी मेरे दिमाग में वो अभी आ रहा है, तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो
आयुर्वेदा की तरफ आजकल जाना चाहते हैं और स्पेशली क्रॉनिक डिजीज़ में भी आयुर्वेदा आजकल बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, तो आपके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा कितना इफेक्टिव है इन डीलिंग विद कैंसर्स या फिर किसी भी टाइप की क्रॉनिक डिजीज़ में? हाँ, देखिए, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पर्टिकुलरली जब भी आपके कोई भी डिजीज़ होता है जी, तो उसकी स्टेजेस होती हैं। आयुर्वेद में उसको क्रिया काल बताया गया है। क्रिया इज चिकित्सा, जो अपने ट्रीटमेंट करते हैं। काल इज द टाइम स्पेन जो वो रहता है। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल एक लेता हूँ, गाउट का एग्जांपल लेते हैं या अर्थराइटिस का एग्जांपल लेते हैं, तो अर्थराइटिस डजंट हैपन ओवरनाइट। वो धीरे धीरे पेन बढ़ता शुरू होता रहता है और विद इन 5 to 6 मंथ वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है। जी, तो वो जो पूरा प्रोग्नोसिस का टाइम जो पीरियड गया है, जब वो इनिशिएट होना शुरू हुए सिम्टम्स और जब वो डिजीज में कन्वर्ट हुआ, वो उसके बीच में क्रियाकाल होते हैं। मतलब जब आपको ट्रीटमेंट के चांसेस मिलते हैं। जैसे सबसे पहले संचय होता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं, एक बार सुपरफिशियल आपको कोशिश करता हूँ। 6 हैं: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था। संचय इज जब इस ग्लास के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, इस ग्लास के अंदर आप पानी डाल रहे हैं, आप इसको समझिए ये आपका स्टमक है। ओके, दिस इज योर होस्ट, ये आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन। यहाँ पे दोष बढ़ना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये संचय होगा जब दोष इकट्ठे हो रहे हैं। जी, इस टाइम आपको अलग सिम्टम्स दिखेंगे। प्रकोप मतलब आपने उसके बाद में और भी वात दोषों का सेवन किया, तो यहाँ पे ये उबाल करेगा, प्रकोप होगा उसके अंदर अदर सिम्टम्स दिखते हैं। फिर प्रसर होगा, वो अपनी जगह से बाहर जाएगा। अगर आपने डिजीज को यहाँ तक रोक दिया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज वो शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। दैट इज थर्ड स्टेज, जो प्रसर अवस्था है। फिर बाद में आते हैं स्थान संशय, मतलब वो जहाँ जाके रुकेगा। मीन्स अगर उस देश में, अगर अर्थराइटिस में बात करें, तो वो नी जॉइंट में जाके रुकेगा। दैट इज स्थान संशय। तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया। फिर व्यक्तावस्था आता है, जब वो डिजीज अपने सिम्टम शो करता है। और यही चीज कैंसर के लिए भी वैल्यू होती है। वो धीरे धीरे सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को चेंज करते हैं और अल्टीमेटली जाके क्या करते हैं, कैंसर कॉजिंग सेल्स को डेवलप करते हैं। और उसके बाद में लास्ट अवस्था आती है भेदावस्था, जिसमें वो असाध्य हो जाते हैं, मतलब उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो दीज ऑल आर द कैटेगरीज जिसके अंदर अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि ये स्लो प्रोग्रेस होती है। बट अगर अच्छी मेडिकेशंस, जिसके लिए एक बार अपने आगे बात करेंगे, अच्छी मेडिसिन या अच्छी स्क्रीनिंग का ध्यान में दिया जाए, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो फॉर श्योर इससे बहुत जल्दी डायग्नोज किया जा सकता है। और जितना जल्दी अगर डायग्नोज होगा, वो अर्ली स्टेजेस में क्योर होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो बेसिकली अर्ली स्टेजेस में अगर होगा तो आयुर्वेदा भी उसके लिए इफेक्टिव रहेगा? डेफिनेटली। देखिए, आप ऐसे समझिए कि अर्ली स्टेजेस इस सेंस है कि उसमें सेल्स के अंदर चेंजेस होना शुरू हो रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट। एग्जैक्टली। तो किसी भी अर्ली स्टेजेस में कीमो या रेडिएशन, विच विल आल्सो डिस्कस कि क्या होता है, वो नहीं करवाया जाता। ठीक है, सबसे पहले वो देखा जाता है कि उसकी ग्रोथ मैलिग्नेंसी है नहीं है, वो आउटग्रोथ कैसे शो कर रहा है, उसकी स्क्रीनिंग करी जाती है। पर उससे बेटर है कि जब आपको पता लग जाए कि अगर कोई सिम्टम शो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पैनक्रियाटिक का बात करता हूँ, या वो पर्टिकुलरली थोड़ा सा स्लीप कैंसर टाइप होते हैं जिसका लेट पता चलता है, बट जो अर्ली डिटेक्शन अगर अपने को हो जाए, तो वो सिस्ट जब होगा, गांठ के फॉर्म में होगा, आप उसी को तभी क्योर कर सकते हैं। वो कैंसर में डेवलप होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली चीज़। ओके, लेकिन सर अगर मैं ये पूछूं कि कौन सी स्टेज में आयुर्वेदा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या फिर आप मतलब रिकमेंड करेंगे हाँ अभी दिस इज द स्टेज वेयर आयुर्वेदा वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू? ओके, देखिए, जैसे कोई भी कैंसर के पेशेंट्स आते हैं तो उसको अपने 3 स्टेजेस में बेसिकली इवैल्यूएट करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेज जो अर्ली स्टेज होता है, डायग्नोस्टिक स्टेज होता है। सेकंड इंटरमीडिएट स्टेज होता है, जिसके अंदर अलग ट्रीटमेंट चलते हैं। और लास्ट वाला होता है जो उसमें अपने सिर्फ प्रिवेंटिव केयर दे सकते हैं। ओके, पैलिएटिव केयर जो रहता है। तो जहाँ पे आपको अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है, वहाँ पे आप ये देखिए कि वो जो गांठ हो रही है, जो अर्बुद हो रहा है, जो गुल्म हो रहा है, आप उसको रिजुविनेशन की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। ओके, ठीक है, सबसे पहले जैसे देयर आर सम मेडिकेशंस लाइक कांचनार इज अ वेरी गुड थिंग, जो कि किसी भी तरह की बॉडी में गांठ को डिसॉल्व करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है, बट उसके लिए डायग्नोसिस होना जरूरी है। उससे पहले मैं बताऊंगा, जब भी आपको अर्ली स्टेज में पता चलता है, तो सबसे पहले आपकी दिनचर्या और रात्रिचर्या इसको सुधारें। अगर आप 10-11 बजे उठ रहे हैं, रात को 4 बजे सो रहे हैं, तो फॉर श्योर आपकी जो विषाक्तता है बॉडी के अंदर वो बढ़ेगी। ठीक है, और विषाक्तता जितनी बढ़ेगी वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को हैम्पर करेगी। देयर इज अ टर्मिनोलॉजी आयुर्वेदा के अंदर जिसको स्रोतस कहा जाता है। स्रोतस आर द चैनल्स जो कि सर्कुलेशन में काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको रक्त व स्रोतस बताया, वो ब्लड को ट्रांसफर करने में काम करेंगे।
लाइक आर्टरीज और जो वेन्स अपने मॉडर्न में चलते हैं आजकल। बट अगर रक्तवाहिनी स्रोतस की दृष्टि होती है तो ब्लड फॉर्मेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो अपने एरिथ्रोपोइसिस कह रहे हैं, ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, या जो ऑलरेडी ब्लड सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जो आरबीसीज की अगर बात करते हैं 120 डेज का लाइफ स्पैन है, वो बहुत जल्दी जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो उस स्रोतस को वृद्धि को बचाने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, अच्छी दिनचर्या का पालन कर सकते हैं, अच्छी रात्रिचर्या का पालन कर सकते हैं, अच्छा आहार विहार का सेवन कर सकते हैं। और एक टर्मिनोलॉजी आती है आजकल बहुत देख रहे हैं, एसिडोसिस होना या फिर फ्री रेडिकल्स, सब जगह आप सुनने को मिलते हैं जी। तो वो फ्री रेडिकल्स क्या हैं कि जो बॉडी के अंदर पीएच लेवल होता है, जैसे बॉडी का पीएच इज स्लाइटली हायर साइड, ओके, मतलब वैसे सबका अलग होता है, ब्लड का अलग है, यूरिन का अलग है, बट अगर आप ओवरऑल बॉडी के पीएच लेवल को देखो तो इट वेरीज बिटवीन 7.4 टू 7.8 जी। तो जब भी आहार विहार से मतलब ये होता है कि आप जितना पिज्ज़ा, मैदा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब खाते हैं तो इवेंचुअली वो क्या करते हैं, बॉडी के एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है। जैसे ही एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर पित्त दोष की मात्रा बढ़ेगी। जब पित्त दोष की मात्रा बढ़ेगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक सेल की बढ़ेगी तो वो क्या होगा, वो ओवर ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा, एंड दैट अल्टीमेटली कॉजेज कैंसर सेल्स। ओके, तो डायग्नोस्टिक के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप उसको दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के अकॉर्डिंगली उसके आहार विहार को चेंज करवाइए, उसका रहना, खाना पीना ये सब कैसा है उसको चेंज कराइए। साथ में ऐसी मेडिकेशंस दीजिए, जैसे मैंने आपको कांचना का यूज़ किया, अश्वगंधा एज ए मेडिसिन, ब्राह्मी, शतावरी, ये मेडिसिन होती हैं जो कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करती हैं, जो कि जो डैमेज हो रहे हैं सेल्स पहले तो उनको रोकेगी, और जो ऑलरेडी सिस्ट बन गया उसको रोका जाए। सेकेंड स्टेज होती है जब पेशेंट आता है कि अभी डायग्नोस हो गया और कीमो चल रहा है जी, ठीक है, या रेडिएशन थेरेपी चल रही है, कि वैची हम अभी क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम पर्टिकुलरली उसको ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस कीमो को रोकें या रेडिएशन को, वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, बट आप ये कर सकते हैं कि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स जो कि अभी आगे और डिस्कस करते हैं अपने, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स कीमो और रेडिएशन थेरेपी से हो रहे हैं उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कीमोथेरेपी से मोस्टली पूरी बॉडी के अंदर जलन रहना, पित्त या विषाक्तता की मात्रा बढ़ जाना, वीकनेस बहुत ज़्यादा होना, पेशेंट से बिल्कुल खाना नहीं खाया जा सकता। अगर आप उसको 1 चम्मच खिचड़ी दलिया भी देते हैं, बहुत लघु आहार देते हैं, वो भी उससे नहीं खाया जाता है, वॉमिट, एग्जैक्टली वॉमिटिंग जो रहती है, या फिर वेट लॉस तो डेफिनेटली रहेगा ही, हेयर लॉस और ये सब देखने को मिलते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो एक विष द्रव्य है जी, जो आप कीमो के अंदर दे रहे हैं वो विष द्रव्य है, उसको बचने के लिए आप रसायन चीज़ें दे सकते हैं। रसायन इज रिजुविनेशन, जो भी बॉडी को रिजुविनेट या उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, तो वो सारी चीज़ें अपने दे सकते हैं इन सेकंड स्टेज। अगर आप आयुर्वेद का पूछ रहे हैं कि कैसे काम करेगा उसके लिए, और साथ में जो रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन इज पर्टिकुलरली किसी एक सेल के ऊपर काम करना, बट उस सेल के ऊपर काम करने से होता क्या है, आसपास के सेल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे अगर कहीं पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको फीवर शो कर रहा है, एक कॉमन सिम्टम है कि उसको हाई ग्रेड फीवर रहता है पेशेंट को आफ्टर कीमो एंड रेडिएशन बोथ, तो उस विषाक्तता जो बढ़ गई है उसको कम करने के लिए आयुर्वेदा वर्क्स वेरी वेल, जो कि बहुत ऐसी मेडिकेशंस हैं मॉडर्न साइंस के पास अनफॉर्चुनेटली ऐसी मेडिसिन नहीं जो बॉडी को रिवाइव कर सके जी। तो उसके लिए आयुर्वेदा इज द ओनली ऑप्शन जो सारी तरीके से बात कर सकते हैं, जिसमें पंचकर्मा इज़ वन थिंग जो भी अपने आगे डिस्कशन रखते हैं। एंड थर्ड जो बेसिकली एंड स्टेज में नहीं बोलूँगा, जो थर्ड स्टेज पे लेके चलते हैं, दैट इज़ कि जब वो पूरी बॉडी में फैल चुका है, पेशेंट इज सफरिंग वेरी मच, तो आप उसको पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। उस केस में क्या होता है, पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा फटीगनेस में चला जाता है, मेंटली, सोशली और इमोशनली। तो उसको आप ओवरकम करने के लिए बजाय एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देने की बजाय आप आयुर्वेदिक यूज़ करिए, मेदे चीज़ें यूज़ करिए, जैसे ब्राह्मी, शतावरी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, देयर आर वेरियस मेडिसिन जो कि हेल्प करेगी उसको उस शॉक से उभरने के लिए। तब उस स्टेज तक आते आते पेशेंट थक जाता है कि अभी और ज़्यादा फाइट अप नहीं किया जा सकता। उस केस में आयुर्वेदा वर्क्स बहुत अच्छे से उसको एक तरह से रिजुविनेट करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, वो चीज़ के लिए। तो और साथ में सम पंचकर्मा प्रोसीजर्स जैसे मैं बता देता हूँ। शिरोधारा इज़ अ प्रोसेस जो कि माइंड को रिलैक्स करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो वो अगर उसको बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है, नींद नहीं आ रही, तो मैं करवाता हूँ पेशेंट्स को, शिरोधारा करवाते हैं। नस्से इज़ अ प्रोसीजर जिसमें नाक के थ्रू ऑयल को डाला जाता है, पर्टिकुलर मेडिकेटेड ऑयल रहता है जो कि नर्वस स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को,
साथ में आप अभ्यंग कर सकते हैं, फुल बॉडी ऑयलिंग हो गया है, या आप स्वेदन करवा सकते हो। साथ में बस्ती इज़ अ प्रोसीजर, जो एनिमा होता है, सौम्य बस्तियाँ होती हैं जिससे बॉडी में वेट जो लॉस हो रहा होता है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दीज आर ऑल द स्टेजेस, बट डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ट्रीट करवाते हैं। जी सर, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं सपोर्टिव सप्लीमेंट्स, जैसे कि बॉडी रिवाइवल। तो बॉडी रिवाइवल जो है अभी जैसे रिसेंटली क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ और उनके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि उनमें ये पाया गया कि जो पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो हर तरह से बेटर हुई है। दूसरा, जो सिम्टम्स आपने बताए जो कीमो या रेडिएशन थेरेपी के बाद होते हैं, जैसे फटीगनेस या वॉमिटिंग, वीकनेस, ये सारे कम हुए हैं। प्लस खाना भी, उनको भूख लगने लगी, इस तरीके की भी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ट्यूमर बायोमार्कर CA 15.3, उसमें जो है कमी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि यहाँ पे जो डिजीज़ है उसके प्रोग्रेस स्लो हो चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीइंग एन एक्सपर्ट आपका इस चीज़ के ऊपर कैसा इंटरप्रिटेशन है? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो जो प्रोडक्ट बॉडी रिवाइवल जी, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ किए हैं, दे आर एक्सेलेंट। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स, जो जितनी स्टडी अपने कराई है वो भी मैंने देखी थी। तो उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो मेडिकेशंस ऐड करी गई हैं, जो भी उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो भी मेद्य चीज़ें हैं, जो भी रसायन के लिए काम में आती हैं, वो सारी आप लोगों ने उसमें डाली हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। अश्वगंधा पर्टिकुलरली हेल्प्स करता है किस चीज़ के अंदर, एनर्जी लेवल्स के लिए, ठीक है। जो सबसे पहले आप वो थोड़ा समझ लीजिए, कीमो क्या होता है। कीमो इज़ पर्टिकुलरली वो चीज़ जो लिक्विड आपकी पूरी बॉडी में दिया जाए, ठीक है। और कीमो किस तरह से काम करता है, जो भी आउटग्रोथ सेल्स होते हैं उसको वो डिसोल्यूशन में कर देता है, बेसिकली उनको ख़त्म करता है। बट उससे दिक्कत ये आती है कि कभी कभी बॉडी के वो सेल्स जो कैंसर नहीं है बट स्टिल आउटग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ख़राब था, बट वो सेल्स जो कि बढ़ रहे थे बट कैंसर के नहीं थे, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस में चला जाता है पेशेंट। जो मैंने आपको बताया वेट लॉस वगैरह होता है, वो कारण ये रहता है कि उस पर एक पे काम करने के बजाय वो पूरी बॉडी पे काम करता है। उसके साथ सेकेंड जो रेडिएशन थेरेपी होती है, दैट इज़ पर्टिकुलर एक तरह से टारगेटेड मिसाइल्स, ठीक है। बट वो मिसाइल्स जिनके छर्रे आसपास गिरते हैं, ठीक है। मैं बहुत हर पेशेंट को ये समझाता हूँ कि आपके वो टारगेटेड मिसाइल्स तो एक ही चीज़ थी, बट वो जो छर्रे निकले थे वो आपकी पूरी बॉडी के आसपास जाते हैं। तो उससे दिक्कत ये होती है कि आसपास के सेल्स भी डैमेज होने शुरू होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपने वात दोष की विकृति कराई, पित्त दोष की कराई, कफ की कराई, और साथ में मांस और मेद धातु की विकृति होती है। उससे क्या होता है, धातु क्षय होता है। और जब भी बॉडी में धातु का क्षय होता है, नॉट इवन इन द कैंसर पेशेंट्स ओनली, जब भी आपके खाने पीने की वजह से भी धातु का क्षय होगा तो वेट लॉस, फटीगनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके लिए अश्वगंधा इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट। सबसे पहले मैं सप्लीमेंट भी नहीं बोलूँगा, मैं उसको मेडिसिन बोलूँगा, जो कि एनर्जी लेवल्स के लिए काम करता है, स्ट्रेस लेवल्स के ऊपर काम करता है, और जो सेल्स की वापस रिजुविनेशन कैपेसिटी उसको बढ़ाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे गिलॉय उसके अंदर एडिड, बेसिकली गिलॉय पर्टिकुलरली वर्क किया जाता है इम्यूनिटी के लिए। तो वो सेल्स जो डैमेज हो चुके, दैट इज़ डिफरेंट, बट उससे दूसरे सेल डैमेज ना हो तो बॉडी फाइट अप करेगी, बट इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज आप कुछ खा नहीं रहे, आप जो खा रहे हो वो लग नहीं रहा है आपके। तो उसके अंदर गिलॉय बहुत अच्छा काम करता है ताकि बाकी सेल्स डैमेज ना हो सके। तुलसी हो गया, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो, वो अपने को पता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जी। साथ में शंखपुष्पी, ब्राह्मी, ये सारी की सारी रिलैक्सिंग मेडिसिन हैं। और वचा भी उसके अंदर है बेसिकली, जो कि नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, जो कि फर्दर ग्रोथ हार्मोन को डेवलप कराएगी, वो आगे फर्दर इम्यूनिटी को डेवलप कराएगा। वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, उतना नहीं जाते, बट डेफिनेटली जो भी आपके प्रोडक्ट्स के अंदर इंग्रेडिएंट मेंशन है जी, वो वर्क फॉर श्योर इसके अंदर करेंगे, क्योंकि वो सारी की सारी एफिकेसी अच्छी होती है। बट फॉर थिंक कि उसको स्टेज को डायग्नोसिस करना जरूरी है कि वो पेशेंट आपके पास आ रहा है वो किस स्टेज में आ रहा है। ओके, तो जैसे सर आपने बताया जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे के सारे नेचुरल सोर्सेज से ही लिए गए, बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं काम करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने का। लेकिन सर मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे आपकी क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उनको कौन से हर्ब्स रिकमेंड करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा, अगर पेशेंट जैसे आते हैं जी, तो जैसे बताया हर तरह के डायग्नोस्टिक एज के अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसकी एज देखनी पड़ेगी, जो पेशेंट है वो युवावस्था में है, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, ठीक है। मोस्टली वृद्धावस्था के पेशेंट्स ही होते हैं, बट आजकल जो यंग पर्सन हैं उनके बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सेकेंड, सबसे पहले जो चेंज होना चाहिए वो उनकी डाइटरी लाइफस्टाइल के अंदर होना चाहिए। आप मेडिकेशंस लेते रहो, अगर कोई लीवर का पेशेंट है, आप उसको मेडिसिन दे रहे हो लीवर को ठीक करने के लिए, वो अल्कोहल लेता रहेगा तो कभी काम नहीं करेगी। एक
आयुर्वेद में बहुत अच्छी टर्म है कि जो लगातार आहार विहार का सेवन कर रहा है, सुपाच्य आहार विहार का सेवन कर रहा है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है जी। और जो आहार विहार का सेवन ढंग से नहीं कर रहा उसको भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकता। आप उसको मत ठीक करिए, वो होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आपने उसके लाइफस्टाइल, जिस कारण से जो डिजीज़ हो रहा है, जब तक आप वो नहीं चेंज करोगे, वो फर्दर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले तो डाइटरी लाइफस्टाइल्स, उसके दोषों की स्थिति देखनी चाहिए, फिर उसके बाद में किस वजह से हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो कुछ देखो साइलेंट कैंसर्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा उसका भी बताता हूँ कि जो सिम्टम शो नहीं करते, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि वो पता चलता है उनका सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में आके पता चलता है। जैसे आप लेके चलिए पैनक्रियाटिक कैंसर, ठीक है, पैनक्रियाटिक कैंसर मोस्ट फेटल कैंसर में माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो डाइजेशन नहीं होता, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो डेफिनेटली वो पेशेंट के रेट, सर्वाइवल रेट काफ़ी कम रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, अगर नहीं ध्यान दिया जैसे बाकी चीज़ों के ऊपर, तो जो डायग्नोसिस होने वाला होता है इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। वो पेशेंट आते ही आपके पास सेकंड और थर्ड स्टेज के अंदर है। उसके साथ रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, मतलब किडनी का जो कार्सिनोमा होता है, वो जब तक पेशेंट को यूरिन के अंदर ब्लड नहीं आएगा उसको सिम्टम ही नहीं पता चलेगा, और अगर चलेंगे भी तो वो स्टोन से थोड़ा सा मिस इंटरप्रेटेट कर देता है कि स्टोन का पेन हो सकता है, ऐसा सोनोग्राफी करवाते हैं फिर देखते हैं। उसके साथ में जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है, दैट इज़ वेरी कॉमन आजकल अपने देखते भी हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो फीमेल्स के अंदर खाने पीने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जो भी इनकी ओवरियन साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहती है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंड दैट कॉजेज ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो उसको आपको अगर प्रिवेंट करना है तो आप दिनचर्या और रात्रिचर्या जो मैंने पहले बताया, स्ट्रेस लेवल्स को कम करिए। उसके साथ में आपकी हार्मोनल थेरेपी होनी चाहिए, हार्मोनल ऐसे होना चाहिए टेस्ट आपको 6 महीने में, जैसे मैंने बताया था, उसके अंदर हार्मोन्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जब तक वो नहीं डिसबैलेंस होंगे, चांसेस बहुत कम होते हैं कैंसर होने के। तो उसके अंदर सबसे पहले डायग्नोस्टिक करिए, उसके बाद में उसको लाइफस्टाइल के चेंजेस करवाइए। फिर जैसे मेडिकेशंस मैंने आपको बताया, कांचना इज़ अ थिंग, जिसको अपने लिक्विड फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आई डू, यहाँ पे जो मेरे पास आते हैं, मैं धातुओं के ऊपर काम करता हूँ। मतलब अगर उसकी मेद धातु की विकृति है, मेद इज़ अ फैट पार्ट, तो आपकी लाइपोमा बना है, आपकी बॉडी में जगह जगह लाइपोमा बन रहे हैं, लाइपोमा जो छोटी गांठें होती हैं जी, तो फॉर श्योर ये इंडिकेट करे कि आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, तो उसको गांठ बनने से पहले आप क्योर कर दीजिए। तो धातुओं के ऊपर काम करना, बट उसके लिए जैसे मैंने बताया, एक अच्छे वैद्य के ऊपर आप अगर नाड़ी परीक्षा करवाएंगे तो फॉर श्योर बहुत सेफ रहेंगे। वाओ, इनक्रेडिबल। सो अभी जैसे हम बात कर रहे थे बॉडी रिवाइवल, सपोर्टिव कैंसर सप्लीमेंट, तो इसमें मैं यही पूछना चाहूँगा, जैसे इसको जब अभी यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स की हम बात कर रहे थे, तो इनको किया गया ICMR गाइडलाइन और CTRI के तहत रजिस्टर किया गया, तो ये जो साइंटिफिक वैलिडेशन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं? साइंटिफिक वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आज अपने आफ्टर कोविड बेसिकली मेजरली अगर आप आयुर्वेद के ऊपर देखते हो तो एक बूम आया है, ठीक है, आफ्टर, क्योंकि मैं 14-15 सालों से देख रहा हूँ जी। मतलब पहले अगर आयुर्वेद का लोगों को नहीं नॉलेज था, और था तो भी वो ऑप्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो क्लिनिकली ट्रायल्स पे स्टेब्लिश नहीं था। जो स्टूडेंट्स थे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इतना फोकस नहीं करते थे उसको एलेबोरेट करने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए, मैं कह सकता हूँ। बट वो किस तरह से हो सकता है, जब आप उसके रिजल्ट्स को दिखाते हैं। और रिजल्ट्स कैसे दिखा सकते हो, एक कन्फाइंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, एक कन्फाइंड रिजल्ट के क्राइटेरिया में, और वो कब हो पाते हैं, जब ICMR की जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस के ऊपर आपने ट्रायल्स करवाए, क्लिनिकल ट्रायल्स, तो एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है। आज अगर मैं बोलता हूँ कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन से अगर मानिए स्टोन है, ठीक है, किडनी स्टोन, 7 दिन में 6 mm कम हो रहा है, 8 mm कम हो रहा है, तो मेरे बोलने से कोई नहीं मानेगा। बट व्हेन आई शो देम द क्लिनिकल ट्रायल्स कि ये मैंने 100 पेशेंट्स को दिया था, उसमें से 80 to 70% पेशेंट्स के ये मोर देन 60% ठीक हो गया, तो दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड। और वो ऐसी चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी, आयुर्वेदा को बहुत पहले से रिक्वायर्ड थी, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, जो भी चीज़ें मॉडर्न मेडिसिन यूज़ करती हैं, वो बहुत पहले चरक और सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, बट वो लिखा हुआ है, किसी ने उसको क्लिनिकली स्टैब्लिश नहीं किया। आज अपने बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि वात दोष क्या है, पित्त क्या है, एसिमिलेशन क्या होता है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, क्योंकि इतने ट्रायल्स हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, इतनी ज़्यादा पब्लिकेशंस हो चुकी हैं कि उसका अब एक ऑथेंटिसिटी बन चुकी है। पहले ये नहीं रहता था।
तो क्लिनिकल ट्रायल्स डेफिनेटली हर मेडिसिन के लिए, हर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आप क्लेम कर रहे हो, तो उसको क्लेम आप करेंगे किसके थ्रू? क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू। तो जिससे आपको कोई चैलेंज नहीं कर सके या आपकी बात की एफिकेसी कर सके। ओके, तो सर मैं यही चाहूँगा कि अगर जो अभी हमें आवाम देख रही है, उनमें अगर कोई भी कोई ऐसा होगा जिसका परिचित शायद कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, या फिर जो हमारी जनरल आवाम है, उनको भी अगर आप मैसेज देना चाहें कि क्या उन्हें कैंसर की जो सपोर्टिव सप्लीमेंट जो थेरेपीज़ होती है, क्या उसको ऑप्ट करना चाहिए? ठीक है, मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आयुर्वेद जो पूरा चिकित्सा सार है, उसके सिर्फ 2 महत्व होते हैं, या फिर 2 उसके इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जो उन्होंने बताया है। सबसे पहले स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। जो भी अपनी चीज़ें बात करें, जो भी आज अपनों ने किया है, बॉडी रिवाइवल जो मेडिकेशंस हैं जो मैंने बताया, उसकी ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। बट जब नहीं पड़नी चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जो ऑलरेडी हेल्दी हैं उनकी हेल्थ की रक्षा करनी चाहिए। जो कैसे हो पाएगी? लाइफस्टाइल से, बेटर लाइफस्टाइल से, प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो करने से पहले स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अच्छे नाड़ी वैद्य के बारे में बताया, जहाँ पे भी आपके आसपास में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि जो अच्छी नाड़ी परीक्षा करके आपके दोष धातु मल के बारे में बता सकता है, आपकी बॉडी के बारे में बता सकता है, उनके पास आप चाहिए। उसके साथ में प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए। वो चीज़ें जब हो जाएं, और अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ निकल रहा है या कोई डिजीज़ हो रहा है, तो उसको ठीक करना चाहिए। विकार प्रशमनम, विकार क्या होता है? जो डिजीज़ होता है, फिर उसकी शांति करनी चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड फर्दर जब भी अगर आई एम ओपन, आप इनसे बात कर सकते हैं आगे कभी भी, कि कोई भी अगर क्वेरीज होती हैं किसी की, तो फॉर श्योर मैं पूरी हेल्प करूँगा। ओके, लेकिन सर इस पूरे पॉडकास्ट में, इस पूरे एपिसोड में मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, फॉर श्योर हमारी जो जनता है, आवाम है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो अभी बिफोर आई एंड दिस, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अगर इन केस जैसा भी आपने मेरे लिए कहा, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि सर का जो क्लिनिक है जयपुर में है, और अगर कोई पेशेंट सर आपसे जुड़ना चाहे, आपसे कंसल्टेशन लेना चाहे, तो वो कैसे जुड़ सकता है? एक बार मैं चाहता हूँ आप बता दें। ठीक है, मेरा जो हमारा सेंटर है पंचकर्मा सेंटर, दैट इज़ आंजनेय आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर, जो कि वैशाली नगर में क्वींस रोड पे ही काना रेस्टोरेंट के पास में ऑन द मेन रोड। जब भी आता है आप फॉर श्योर, आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ मिल जाएंगे, आप अपॉइंटमेंट लेके विजिट कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास भी हैं या किसी के पास भी जाएं, खुद की हेल्थ का डेफिनेटली ध्यान रखें, तो प्रॉपर स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। डेफिनेटली। लेकिन इस पूरे पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हमने आपसे एक बात कही थी कि कैंसर होना ज़िंदगी का ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि सही समय पर अगर आपने सही फैसला लिया तो कैंसर जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। और इसी के साथ मैं बस आज के इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखूँगा, लेकिन आपको करना है इस वीडियो को शेयर। हो सकता है आपके एक शेयर से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है, और उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो विद दिस लेट्स साइन ऑफ, बट आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑफ कोर्स stay healthy, stay smiling, and all the best. Thank you so much, sir, for coming, and it was a great meeting and pleasure to meet. It's great. कुछ